नमस्कार सभी को मेरे चैनल ए के एन भूगोल वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं भूगोल की पुस्तक जो दूसरा भाग है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, इसका एक पार्ट है खनिज संसाधन और ऊर्जा के संसाधन। इस पार्ट के कुछ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उसको आप देखिए और समझने और सीखने की कोशिश करिए और अंत तक देखिएगा वीडियो को। तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास प्रश्न है जिसमें नीचे दिए गए 4 विकल्प में से सही उत्तर को चुनिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र है? किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र? असम में, बिहार में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। ना बिहार में है, ना तमिलनाडु में, ना राजस्थान में, असम में। किस में है? असम। ये होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये जो कल्पक्कम का बाद में बना राणा प्रताप सागर जो है, ये एक ऊर्जा स्टेशन नहीं है, ये तो बांध है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में। तो जो पहला ऊर्जा स्टेशन था, परमाणु ऊर्जा का पहला ऊर्जा स्टेशन, वो तारापुर महाराष्ट्र में था। कहाँ था? तारापुर महाराष्ट्र। तो ये उसका उत्तर सही है। क्या है उत्तर सही? तारापुर महाराष्ट्र में। तो ये पहला ऊर्जा स्टेशन जो था भारत का, और तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। चलिए ये भी होगा। तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न हमें बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरे के नाम से या भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो लोहा नहीं जाना जाता, मैग्नीज भी नहीं जाना जाता, अब्रक भी नहीं जाना जाता, लिग्नाइट यानी एक कोयला है, लिग्नाइट नाम का वो कोयला का प्रकार, ये भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए ये भी होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनको फिर से नहीं बनाया जा सकता। जो नवीकरणीय होते हैं वो बार बार बन सकते हैं, चक्रीय संसाधन होते हैं, उनका चक्र चलता रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होते, दोबारा से बन जाते हैं। लेकिन यहाँ अनवीकरणीय जिसका चक्रीकरण नहीं होता, जो पुनः नहीं बन पाएगा, तो उसकी बात हो रही है। तो ये जो है कौन सा है? तो ये जल एक नवीकरणीय संसाधन जो बार बार बन सकता है। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होगी। पवन ऊर्जा भी अक्षय ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होगी, ये भी नवीकरणीय है। ताप एक ऐसी ऊर्जा है, तो ऊर्जा का भाग है या ऊर्जा है जो कि अनवीकरणीय है, जो कभी भी नष्ट हो, क्योंकि ताप जिससे पैदा होता है वो जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अगर वही और प्राकृतिक गैस अगर वही ही नहीं रहेंगे तो फिर ताप कहाँ से होगा? इसलिए ताप इसका सही उत्तर है। क्या है सही उत्तर? ताप एक अनवीकरणीय स्रोत है। अब अगले प्रश्न जो हैं उनको देख लीजिए, जो 2 नंबर के लिए 30 शब्दों में आते हैं। भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। ठीक है, इसको देखते हैं। तो जो अभ्रक है, ये कई इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होते हैं उनमें बड़े काम की चीज़ है, और मुख्यतः भारत में ही अधिक अभ्रक पैदा होता है। संसार में अभ्रक उत्खनन के लिए भारत प्रसिद्ध है और प्रथम स्थान पर भी आता है, और अन्य देशों में ये कम निकल पाता है, और यहाँ ना के बराबर नगण्य उत्खनन होता है इसका। तो भारत में अधिक होता है तो विदेशों को निर्यात भी किया जाता है, इसलिए ये भारत के लिए नंबर 1 स्थान वाला खनिज है। ये उत्खनन में और उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। तो देखिए उत्तर पढ़ते हैं। तो भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। इन राज्यों में से मुख्यतः इसको प्राप्त किया जाता है, किसको? अभ्रक को, जिसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं। तो पहला राज्य है झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, यानी पहला राज्य झारखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश तथा तीसरा राजस्थान है, जहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में भी अभ्रक पाया जाता है, तो थोड़ी बहुत मात्रा में उत्खनन भी किया जाता है। झारखंड के निचले हजारीबाग पठार, झारखंड में किस स्थान पर?
निचले हजारीबाग व आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन होता है। तो झारखंड के निचले हजारीबाग के पठार में और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन होता है। बाकी और जगह से सर्वोत्तम प्रकार का अभ्रक प्राप्त कम होता है। तो ये प्रश्न था 30 शब्द का, जिसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में भी अभ्रक पाया जाता है। झारखंड के निचले हजारीबाग पठार व आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं ये क्या पूछता है। तो दूसरा प्रश्न जो कि एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इनको पढ़ रहा हूँ। तो नाभ की ऊर्जा क्या है? भारत में प्रमुख नाभ की ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। पहले तो नाभ की ऊर्जा बताना है और फिर भारत में नाभ की ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, उनके नाम लिखना है, जो वर्तमान तक कितने बन चुके। पहले 4 थे, फिर 2-3 और बढ़ गए, तो देखते हैं कितने और हो गए। तो यानी 6 हो गए, लगभग 2 बढ़ गए। तो परमाणु खनिजों यूरेनियम और थोरियम के विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम नाभ की ऊर्जा कहते हैं। यानी परमाणु खनिजों जैसे कि यूरेनियम तथा थोरियम के विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही नाभ की ऊर्जा कहलाती है। और भारत में नाभ की ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में जो सबसे पहला भारत का ऊर्जा केंद्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। रावतभाटा राजस्थान में है, जो कोटा के पास में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में दिल्ली के पास में। केगा कर्नाटक का परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है। और काकरापाड़ा गुजरात में है, जो ये कुल मिला के 6 नाभ की ऊर्जा उत्पादन के केंद्र हैं भारत में। तो इस तरह से एक छोटा सा उत्तर था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसको भी अच्छे से समझिएगा। क्योंकि इसके आने की संभावना मुझे ज़्यादा लगी। तो परमाणु ऊर्जा क्या है? तो भारत के प्रमुख नाभ की ऊर्जा केंद्रों के नाम। इसके बहुत छोटा भी और सरल, खाली इतना सा है खाली कि परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा देखना है, बहुत बड़ा नहीं है। तो अब एक और तीसरा प्रश्न है, अलोह धातुओं के नाम बताइए। ऐसी धातु जो कि चुंबक के प्रति आकर्षित न होती हो, ऐसी धातुओं को अलोह धातु कहते हैं। उनके स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। तो पहले तो हमें अलोह धातुओं का नाम बताना है जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होती। तो केवल चुंबक के प्रति आकर्षित होने वाली धातु हमें लोहा, टंगस्टन, निकल, क्रोमियम है। बाकी और एक मैग्नीज है। और बाकी सब जितनी धातुएं बची हैं वो सब तो अलोह धातुएं जो वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होती, जैसे कि बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी आदि अलोह धातु है। टिन है, शीशा है, जस्ता है, ये भी अलोह धातुओं में आते हैं। उनके नाम यहाँ नहीं दिए, टिन, शीशा, जस्ता, है ना। तो ये जैसे कि बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी 4 प्रमुख अलोह धातुएं हैं बता दी। भारत में मुख्य रूप से बॉक्साइट तथा तांबा ही पाया जाता है। सोना, चांदी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो एकदम छोटा सा उत्तर था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ क्या क्या पूछा है। अब यहाँ वितरण बताना है हमें। बॉक्साइट की बात हो रही थी तो उसका वितरण बताना है। बॉक्साइट का वितरण कहाँ बताना है हमें? भारत में। और तांबे का वितरण देखिए, तांबा कहाँ से उत्खनित किया जाता है, मतलब खोदा जाता है। और बॉक्साइट कहाँ से भारत में खोदा जाता है या उत्खनित किया जाता है। तो बॉक्साइट का वितरण, उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये एक बात याद रखना कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन बॉक्साइट का कौन करता है? उड़ीसा। और उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। फिर झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु भी बॉक्साइट के उत्पादक राज्य हैं। तो ये अन्य राज्य आते हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु भी बॉक्साइट के उत्पादक राज्य हैं। पर प्रमुख कौन है? उड़ीसा। और झारखंड दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे स्थान पर। अब तांबा का वितरण भी बताना है भारत में, तो बता देते। तो तांबा मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु अन्य तांबा उत्पादक राज्य है। तो ये कोई बहुत बड़ा उत्तर नहीं था। उधर हमने अलोह धातुओं के नाम बताए
फिर अलो धातु में 2 धातुएं प्रमुख रूप से भारत में उत्खनित की जाती हैं या इनके निक्षेप पाए जाते हैं। बाकी सोना और चांदी के निक्षेप कम होते हैं, इसलिए उनके उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं है। इसलिए उनकी चर्चा, उनके वितरण की चर्चा भारत के लिए नहीं की गई है। केवल बॉक्साइट और तांबा हम अच्छे से उत्खनित करते हैं और यहाँ निक्षेपित भंडार भी अच्छे हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में, इसलिए इन दोनों का वितरण यहाँ पर बताया है। जिसमें बॉक्साइट का वितरण उड़ीसा प्रमुख रूप से मुख्य उत्पादक राज्य हुआ बॉक्साइट का, फिर झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु भी बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तांबे के लिए बताया कि झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये पाया जाता है, यहाँ निक्षेप हैं और यहीं से ये उत्खनित होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु अन्य तांबा उत्पादक राज्य हैं। इस तरह से ये तीसरा प्रश्न था। अब एक और है चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में क्या बताया गया, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं। अपारंपरिक और पारंपरिक स्रोत में थोड़ा सा अंतर मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। पारंपरिक स्रोत में जो कि प्राचीन काल से जिनका उपयोग किया जा रहा है, किसके लिए, जलाने के लिए, ईंधन जलाकर ऊर्जा उत्पादन के लिए, है ना, ताप उत्पन्न करने के लिए। तो पहले से लकड़ी, कंडे, कोयला, पेट्रोलियम, ये तो बहुत दिनों से हम जलाते आ रहे हैं, तो इनको तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। लेकिन जो अभी 10-15 सालों से जिन ऊर्जा स्रोतों की खोज की गई है और नए हैं, साथ में ये अक्षय हैं, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत तो ऐसे हैं जो कि नष्ट हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और पारंपरिक इसलिए कि पुराने कई सालों से, सैकड़ों वर्षों से उनका उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन में कर रहे हैं। लेकिन जिनका उपयोग अभी 10-20 सालों से हमने करना शुरू किया है और अक्षय भी हैं जो कभी नष्ट नहीं होंगे, इसलिए इनको अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जिसमें नाभिकीय ऊर्जा जो कि परमाणु खनिजों से उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा जो सूरज से प्राप्त, सौर विकिरण से प्राप्त की जाती है, पवन ऊर्जा जो पवन के वायु के गतिशील होने पर जो पवन उत्पन्न होती है उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ज्वारी व तरंग ऊर्जा, ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, भूमि के ताप से जो ऊर्जा पैदा की जाती है वो भूतापी ऊर्जा। जैव ऊर्जा यानी जीव जंतुओं के मल मूत्र से जो ऊर्जा पैदा की जाए वो जैव ऊर्जा है। इसको गोबर से प्राप्त की जाती है ज़्यादातर भारत में। तो भारत में ऊर्जा के प्रमुख अपारंपरिक स्रोत हैं नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और तथा जैव ऊर्जा भारत में ऊर्जा के प्रमुख अपारंपरिक स्रोत हैं। ये सभी ऊर्जा के स्रोत नवीकरण के योग्य होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। इनके जलने पर इनसे जो है विषैली और जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसें मुक्त नहीं होती है, इसलिए ये पर्यावरण के अनुकूल हैं, यानी इको फ्रेंडली है। अब आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, तो उनको और पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें दीर्घोत्तरीय में, भारत एनसीईआरटी के ही हैं ये प्रश्न, इनको थोड़ा सा जरूर देखिएगा। भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखी है, यानी एक निबंध जैसा लिखना है। विस्तृत टिप्पणी मैंने बड़े रूप में लिखना है। अब इसमें जो बताया गया है पेट्रोलियम के संबंध में, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों का वितरण कहाँ है, कैसा है और कब उत्पादन शुरू हुआ, कब खोज हुई, ये सब इसमें बताया। तो भारत में व्यवस्थित ढंग से खनिज तेल का अन्वेषण यानी खोज जो की गई तथा उत्पादन 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। तो पहले तो खोज के लिए एक आयोग बनाया गया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसकी स्थापना 1956 में हुई और फिर इसी से तेल की खोज यानी तेल का अन्वेषण, खनिज तेल का अन्वेषण और साथ में उत्पादन भी शुरू हो गया। इससे पहले असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र था, इससे पहले 56 से पहले। वर्तमान युग में पेट्रोलियम अथवा खनिज तेल का महत्व सर्वविदित है। इसके महत्व को देखते हुए इसे तरल सोना कहा जाता है। तरल मतलब गीला सोना, क्योंकि अब वर्तमान युग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सबको पता है इसका महत्व। जो सबको पता है मतलब सर्वविदित है इसका महत्व।
इसीलिए इसको तरल सोना कहा जाता है। एक प्रश्न बन सकता है, तरल सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसका महत्व वर्तमान युग में सबको पता है, इसलिए इसको तरल सोना कहते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुमानों के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिसको हाइड्रोकार्बन की कुल भंडार 17 अरब टन है, जिनमें से 75% अब तक स्थापित हो चुके हैं। इनमें से मतलब 17 अरब टन 100% है, उसमें से 75% तक तो खोज और उत्पादन शुरू हो चुका है इन क्षेत्रों की बात हो रही। उत्पादन अभी 75% हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। भारत के निम्न क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादन होता है। तो ये क्षेत्रों को बांटा है, अलग अलग जोन में बांटा है। पहला क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का इनके क्षेत्र आते हैं। तो ये असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में ये क्षेत्र पाया जाता है, जिसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ असम प्रमुख तेल उत्पादक राज्य है। वर्तमान में यह देश का तीसरा महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। जब 2 तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं खोजे गए थे तब यही प्रमुख था, लेकिन अब ये तीसरे स्थान पर आता है। अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड राज्यों में भी तेल के भंडार पाए जाते हैं। और असम में जो तेल उत्पादक क्षेत्रों के एकदम जो जहाँ से खोदा जा रहा है, तेल निकाला जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है, वो कौन कौन से नगर, वो स्थानों के नाम क्या हैं? तो डिगबई एक स्थान है जहाँ से तेल उत्पादन होता है, खनिज तेल उत्पादन। नाहर काटिया भी है, मोरान है, रुद्र सागर है, और गलकी है, और हगरीजन। इस तरह से इस क्षेत्र में अवस्थित महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र था। एक आता है दूसरा क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र। यह देश का दूसरा महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है, जिससे देश का लगभग 18% पेट्रोलियम प्राप्त होता है। मतलब ये जो गुजरात तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये दूसरा देश का महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है, और इससे देश का लगभग 18% पेट्रोलियम प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में मुख्य उत्पादक जो स्थान है उनके नाम इस प्रकार है। अंकलेश्वर एक स्थान हो गया, कालोल दूसरा स्थान, नवागाम तीसरा स्थान, कोसांबा, कठना, बरकोल, महसाणा, सानंद और लूनेज ये प्रमुख तेल के स्थान है जहाँ से तेल उत्पादन या तेल उत्खनन किया जाता है। कौन सा तेल? खनिज तेल या पेट्रोलियम। या तेल का मतलब ये मत समझिएगा यहाँ केवल खनिज तेल की बात हो रही, पेट्रोलियम की बात हो रही है। तीसरा जो क्षेत्र यहाँ बताया गया है वो मुंबई हाई। यह मुंबई महानगर से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। मुंबई हाई का मतलब मुंबई में मत समझ लीजिएगा, ये मुंबई समुद्र के किनारे पर है। फिर मुंबई से समुद्र में घुसिए जहाज़ों के द्वारा, तो 176 किलोमीटर दूर जब पहुंचेंगे मुंबई से, है ना। अप मने दूर, किससे? तट से। अब तटीय क्षेत्र है, अप मने दूर, तट मने मुंबई तट पर है। इससे 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में जो है ये स्थान स्थित है। इसको मुंबई हाई बोलते हैं। यहाँ 1975 में तेल की खोज का कार्य आरंभ हुआ। इस स्थान पर सागर सम्राट नामक चबूतरा निर्मित किया गया, मतलब कंक्रीट से उस पर एक तेल उत्पादन के लिए फैक्ट्री लगाई गई। इसी को सागर सम्राट कहा गया। इस चबूतरे से समुद्रों की पेंदी के नीचे छिपे तेल भंडारों को वेदन किया गया, यानी खोदा गया। वेदन द्वारा ऊपर निकाला गया। किसको? पेंदी में नीचे तेल छिपा है, और उन भंडारों तेल के भंडार तक तो पहुंचने के लिए पहले इसकी खुदाई की गई, यानी वेदन किया गया, फिर तेल निकाला गया ऊपर। वर्तमान में यह तेल क्षेत्र भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, यानी प्रथम स्थान पर इसका उत्पादन आता है। यहाँ पर 80 करोड़ टन तेल संग्रहित है। कितना तेल यहाँ पर संग्रहित है? यहाँ कितने भंडार हैं? 80 करोड़ टन के। अब एक और आता है पूर्व तटीय क्षेत्र। ये कृष्णा, गोदावरी और कावेरी की द्रोणियों में विस्तृत है। नारीमनम एक नाम है। कोविलप्पल क्षेत्र कावेरी द्रोणी के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों में राजस्थान के जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में भी तेल के भंडार मिले हैं। तो ठीक है, ये इतना अब इस पेज में था।
अगले पेज में देखते हैं कितना हो रहा है, तो अगले पेज में तो नहीं है, यहीं पे ये उत्तर समाप्त हो गया। ये कहाँ पर, यहाँ पर अन्य तेल क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में राजस्थान के जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में भी तेल के भंडार मिले, यहाँ पर ये उत्तर समाप्त होता है। अब अगला उत्तर लेते हैं, अगले पेज पर है, क्या है, भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखी है, टिप्पणी लिखी, इस तरह से ये है। तो देखते हैं ये उत्तर कितना आपको समझ में आता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जल विद्युत शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन है, शक्ति माने जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए जल विद्युत शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन है। यह नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आता है, क्योंकि जल भी समाप्त नहीं होगा, अक्षय है, इसलिए नवीकरणीय संसाधन है और उसी श्रेणी में आता है। भारत जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? विश्व में 7वां बड़ा देश जल विद्युत उत्पादन में, जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। भारत का पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1898 ईस्वी में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था अंग्रेजों द्वारा, जिसकी उत्पादन क्षमता 20 मेगावाट थी। इसके बाद 1902 में कावेरी नदी के शिव समुद्रम पर 4200 किलोवाट शक्ति वाला शक्ति उत्पादन संयंत्र लगाया गया। इसके बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजना कालों में इसका विकास होता गया। भारत में स्थापित जल विद्युत क्षमता की अनुमानित क्षमता लगभग 1,48,700 मेगावाट है, जिसमें से 42,783 मेगावाट 28.77% की क्षमता अभी तक विकसित की जा चुकी है तथा 13,616 मेगावाट यानी 92.2% क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। सन 1947 में कुल उत्पादन क्षमता 508 मेगावाट थी, जो आगे बढ़कर जो कि 2006-07 में 34,700 मेगावाट तथा 2018 के अंत तक 45,400 मेगावाट हो गई। 1950-51 में इसकी भागीदारी 49% थी, जो कि 2006-07 में घटकर 16.9% रह गई तथा 2018 तक यह मात्र 13% ही थी। भारत में प्रमुख जल विद्युत परियोजना हैं नाफता जल विद्युत परियोजना, जाखरी जल विद्युत परियोजना, भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना, श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, सरदार सरोवर आदि हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो जल विद्युत उत्पादन में कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है, उन्हीं को कहा कि जल विद्युत पैदा करने में उत्पादन में उत्तरदायी कारक कौन कौन से। तो किसी भी प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक कारक आवश्यक हैं, जैसे अनुकूल जल प्रवाह यानी बहता हुआ जल जो अनुकूल हो विद्युत उत्पादन के, वो जरूरी है। धरातल कठोर होना चाहिए, तो यहाँ धरातल की बात हो गई। धरातल भी चाहिए जो कि कठोर धरातल, पठारी धरातल चाहिए, ऊंचा धरातल भी हो, ऊंचा नीचा ऊपर का हो। ऊर्जा के अन्य संसाधनों का अभाव यहाँ हो तब जल विद्युत उत्पादन अच्छा होगा। पूंजी एवं तकनीकी कौशल भी चाहिए, मांग क्षेत्र निकट होना चाहिए, तब जल विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। भारत में जल विद्युत का स्थानिक वितरण, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वत्र एक समान नहीं है। हाँ, किसी प्रदेश में ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है, किसी प्रदेश में कम। तो देश में जल विद्युत की स्थापित क्षमता में आंध्र प्रदेश 11.76% के हिसाब से प्रथम स्थान पर आता है। भारत में आंध्र प्रदेश के जल विद्युत उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जो 10.88% है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जो 9.87% और पाँचवें स्थान पर पंजाब है जो 8.12% और अन्य स्थानों पर तमिलनाडु में 6.55%, ओडिशा 6.23% तथा केरल 5.93% राज्य आते हैं। इन 7 राज्यों में देश की कुल जल विद्युत की स्थापित क्षमता 59% तथा उत्पादन का 53% भाग संकेंद्रित है। इस तरह से मैंने अभी जो है ये पूरे प्रश्नों को लिया। अब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, यह आपके लिए परीक्षाओं में बड़ा उपयोगी और लाभकारी होगा। धन्यवाद जो आपने मेरे
मेरे वीडियो को बड़ी शांति से, सब्र से, पेशेंस के साथ देगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।